नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इसी क्रम का दूसरा वीडियो जंतु जगत के बारे में चर्चा करेंगे। जंतु जगत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जंतु जगत की जब बात ही आ गई तो हम देखेंगे कि जंतु जगत का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जंतु जगत के जब वर्गीकरण की बात आती है तो एक प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं, स्टोरर। नाम सुना होगा। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण स्टोरर तथा यूसिंजर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। स्टोरर तथा यूसिंजर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब कब किया था ये भी आप समझ लेते हैं। तो ये 1975 ईस्वी में दिया था। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जो आज के वैज्ञानिक हैं, इन्हीं वैज्ञानिकों के महत्व को या इन्हीं वैज्ञानिकों के वर्गीकरण को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार जंतु जगत को भी 2 भागों में बांटा गया है। जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया भैया? 2 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं ये 2 भाग कौन कौन से हैं। तो जो पहला भाग है वो भाग है प्रोटोजोआ। पहला है प्रोटोजोआ और दूसरा जो पार्ट है वो है मेटाजोआ। मेटाजोआ सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ का। जो प्रोटोजोआ है, अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ये सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो इस समुदाय में जंतु की सृष्टि का प्रथम जंतु रखा गया। कहने का तात्पर्य है, जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई या जब पहले जीव आए तो सृष्टि के प्रथम जीव कहां पर रखे गए? प्रोटोजोआ में रखे गए। सृष्टि के प्रथम जीवों को प्रोटोजोआ में रखा गया। प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। अब दूसरी बात है, ये सभी जंतु कैसे होते थे? सूक्ष्म होते थे। कहने का तात्पर्य है, नंबर 2, इनका दूसरा प्रमुख लक्षण था सभी जंतु सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय थे। कहने का तात्पर्य, ये जो जगत था सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीवों का जगत था। तीसरा इनका प्रमुख लक्षण था, इन जीवों में जो गमन होता था या प्रचलन होता था वो कूटपादों के द्वारा होता था। गमन कूटपादों के द्वारा या सीडोपोडिया के द्वारा, सीलिया के द्वारा या रोमाभ जिसे कहते हैं, रोमाभों के द्वारा या कसाभों के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य, ये जो है फुटपादों के द्वारा चलते हैं, सेलिया के द्वारा चलते हैं, कसाभों के द्वारा अपना गमन करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला इनका जो महत्वपूर्ण है, श्वसन क्रिया विसरण द्वारा होती है। जो अगला इनका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन क्रिया विसरण क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होती है। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अगला लक्षण क्या है? अगला जो लक्षण है इस संघ के जंतु, अगला जो प्रमुख लक्षण है, इस संघ के जंतु क्या करते हैं भैया? इस संघ के जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं।
कहने का तात्पर्य श्वसन क्रिया में ये क्या करते हैं, ऐसी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जो जल में घुली हुई पाई जाती है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की, जनन की। तो अगला जो इनका प्रमुख लक्षण है, इस संघ के जंतुओं में सेक्सुअल, एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। जो जनन होता है, जनन लैंगिक भी होता है और अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दोनों पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, अमीबा है, सब लोगों ने खूब नाम सुना होगा। अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस आदि अनेक सूक्ष्म या एक कोशिकीय जीव इस संघ में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं पृथ्वी पर के जितने भी एक कोशिकीय जंतु थे, समस्त जंतुओं को एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीवों को किस संघ में रखा गया है, तो एक को पृथ्वी पर के समस्त एक कोशिकीय जीवों को किस में रखा गया है, संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है। अब हम बात करते हैं मेटाजोआ की। अभी हमने देखा प्रोटोजोआ की, इसका दूसरा पार्ट था मेटाजोआ। ये एक कोशिकीय था, ये बहुकोशिकीय। तो पृथ्वी पर जितने बहुकोशिकीय जंतु थे वो किस संघ में आए, संघ मेटाजोआ में आए। पृथ्वी पर के समस्त बहुकोशिकीय जीवों को मेटाजोआ संघ में शामिल किया गया है। अब मेटाजोआ जो संघ है, इन संघों में क्या किया गया भाई, इसको प्रोटोजोआ से क्या है, इनकी संरचना क्या होगी, जटिल होगी, क्योंकि ये बहुकोशिकीय हैं, इनकी संरचना भी जटिल होगी और बड़ी होगी। तो इसलिए इनको सुविधा के लिए जो मेटाजोआ था इसका भी डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो ऐसे इसका अध्ययन करने में कठिनता हो रही थी या कठिनाई हो रही थी, इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में उपयोगी मानते हुए मेटाजोआ का भी डिवाइडेशन किया गया या मेटाजोआ का भी वर्गीकरण किया गया। मेटाजोआ, अब हम देखेंगे मेटाजोआ। जो मेटाजोआ बांटा गया, ये दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन कौन से थे, नंबर 1 अकशेरुकी प्राणी, नंबर 2 कशेरुकी प्राणी। नंबर 1 अकशेरुकी, नंबर 1 अकशेरुकी जंतु और नंबर 2 कशेरुकी जंतु। अब जो अकशेरुकी होते हैं, इन जंतुओं को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और जो कशेरुकी होते हैं इनको हम क्या कहते हैं भैया, वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, इनको वर्टिब्रेट कहा जाता है। अब अकशेरुकी क्या होते हैं, ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। अकशेरुकी, इनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है या कशेरुक पुच्छ नहीं पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि इनमें जो मेरुदंड होता है नहीं पाया जाता है और उसका विकास नहीं होता है। ऐसे जीव जंतु किस में रखे गए हैं, अकशेरुकी में रखे गए हैं। देखेंगे कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, या हम कहेंगे स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जाती है। अब कौन कौन से हैं, जैसे कीट, घोंघा, ना तो कीट में कोई कशेरुक होता है, ना तो घोंघा में होता है, ना तो केकड़ा में पाया जाता है। केकड़ा, ऑक्टोपस,
आज इनमें भी कोई भी कशेरुक नहीं पाया जाता है। जब इसके बारे में हम बात करें कशेरुक नहीं पाया जाता, इसके विपरीत हम बात करें कशेरुकी जंतुओं में, तो ये ऐसे इसके अंतर्गत ऐसे जंतुओं को शामिल किया गया जिसमें कशेरुक दंड पाया जाता है। कशेरुक दंड पाया जाता है, या हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, या हम कहते हैं पृष्ठरज्जु पाया जाता है, या मेरुदंड पाया जाता है। इसमें जो शामिल है कौन कौन से शामिल हैं, जैसे उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनी वर्ग आदि वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे अकशेरुकियों के बारे में। अभी तो फिलहाल हमने देखा कि क्या होते हैं, उनकी परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे मेटोजोआ के अंतर्गत अकशेरुकी। जो अकशेरुकी प्राणी हैं इनमें हम देखेंगे, इनमें समस्त अकशेरुकी जंतुओं के बारे में बात करेंगे, और ये लगभग 9 संघों में विभाजित किया गया है। समस्त अकशेरुकों को अकशेरुकी जंतुओं को अध्ययन की सुविधा हेतु 9 भागों में बांटा गया है। 9 भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। इस बार भी सुपरटेट में क्वेश्चन पूछा गया था और लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अकशेरुकी में जो 9 भाग हैं, हम 9 संघों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला है वो संघ है संघ पोरीफेरा। पहला संघ है पोरीफेरा। जो संघ पोरीफेरा है, हम कह सकते हैं अकशेरुकी प्राणियों में यह सबसे पहला संघ है, यह सबसे पहले स्थान पर आया, यह सबसे सूक्ष्म संघ है। अब पोरीफेरा की जब बात आती है तो कहने का पोर मीन्स सामने इसे देखा है छिद्र, तो इनके शरीर में क्या होता है, इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। इनका पहला लक्षण हम देखेंगे, इस संघ के जंतुओं का शरीर, इस संघ के जंतुओं का शरीर छिद्र युक्त होता है। कहने का तात्पर्य है इस संघ के जंतुओं में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन बन जाता है, इस जो छिद्र पाए जाते हैं इन छिद्रों को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर। जो असंख्य छिद्र पाए जाते हैं इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, इन छिद्रों को हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात, छिद्र जब पाए जाते हैं तो इनका इनका प्रमुख लक्षण होता है, इनके शरीर में ऊतकों का अभाव होता है। इनके शरीर में ऊतकों का अभाव पाया जाता है। यदि अभाव नहीं होगा तो ये छिद्र क्या होंगे? भर जाते हैं। अब दूसरी चीज, इनकी देह भित्ति में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगला जो इनका प्रमुख लक्षण है, इनकी देह भित्ति में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम होने के कारण जो जंतुओं के शरीर पानी आसानी से आर पार निकला करता है, और ये जंतु क्या होते हैं, एक या किसी न किसी चट्टान से चिपक जाते हैं और वहां चिपके रहते हैं, और इनमें पानी आसानी से आर पार होता रहता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कुछ जंतु हैं जिनमें यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले स्पंज का नाम आता है, स्पंज है। दूसरा हम पढ़ेंगे शाइकन का नाम आता है। ये सभी समुद्री हैं, सभी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, छिछले जल में पाए जाते हैं। ये अधर तल से एक दूसरी चट्टान से चिपके हुए भी पाए जाते हैं। अगला नाम है ल्यूकोसोलेनिया। अगला है ल्यूकोसोलेनिया। अगला जो स्पंज है वो है यूस्पांजिया।
यू स्पॉन्जिया। जो अगला स्पंज है वो है, जो अगला है यो पहला है यूप्लैक्टेला। ये सभी स्पंज हैं और सभी प्रकार के जितने भी ये जंतु हैं ये संघ पोरीफेरा में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट्स है जो हम बात करेंगे। हम इसमें एक स्पंज के बारे में पढ़ा, यूस्पांजिया। यूस्पांजिया, जो यूस्पांजिया स्पंज है, इस स्पंज को हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस स्पंज को हम बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ मतलब स्नान वाला स्पंज कहते हैं। तो क्या होता है, ये स्पंज को हम रख लेते हैं, सुखा लेते हैं और सुखाने के पश्चात इसका उपयोग हम नहाने में या स्नान करने में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहा जाता है। दूसरा है यूप्लैक्टेला। यूप्लैक्टेला यह भी एक महत्वपूर्ण स्पंज है जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। इसे वीनस के फूलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इसे वीनस के फूलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, टोकरी के नाम से जाना जाता है। दोनों को याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से किस स्पंज को वीनस की टोकरी के नाम से जाना जाता है, यूप्लैक्टेला को जाना जाता है, और किस स्पंज को हम बाथ स्पंज कहते हैं, तो स्पॉन्जिया को कहते हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, जो हमारा जो दूसरा संघ आएगा वो संघ है सीलेंट्रेटा। अगला संघ है सीलेंट्रेटा। जो हमारा सीलेंट्रेटा संघ है, सीलेंट्रेटा संघ को निडेरिया संघ के नाम से भी जानते हैं। सीलेंट्रेटा को ही हम निडेरिया कहते हैं, इसे हम निडेरिया कहते हैं। अब बात आती है, देखो हम कह सकते हैं जो सीलेंट्रेटा संघ है ये पोरीफेरा से कुछ विकसित होगा, क्योंकि पोरीफेरा के बाद कौन सा आया है, सीलेंट्रेटा आया। तो वहां पर हमने देखा था कि ऊतकों का अभाव था, टिश्यू नहीं पाए जाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था संघ सीलेंट्रेटा से प्रारंभ हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस संघ में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था प्रारंभ हुई। तो ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था, ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था किस संघ से हुई, सीलेंट्रेटा संघ से हुई या निडेरिया संघ से हुई। पहला जो टिश्यू बनना प्रारंभ हुआ वो सीलेंट्रेटा से प्रारंभ हुआ। अगला है इनके मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते थे। अगली जो इनका एक प्रमुख लक्षण था, इनके जो मुख के चारों ओर, अगला इनका क्या है भैया, इनके मुख के चारों ओर, इनके मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते थे। अब ये स्पर्शक क्या थे, जो मुख के चारों ओर पाए जाते थे। कहने का तात्पर्य जो स्पर्शक क्या थे, मान लीजिए ये कोई जंतु था, इसके चारों इस प्रकार की संरचना पाई जाती थी। अब होता क्या था, ये स्पर्शक क्या करते थे, पानी के ऊपर तैरा करते थे। कोई भी जंतु जब आता था, कोई शिकार आता था तो इस तरह से घेर लेते थे और ये पार्ट ऐसे घेर लेते थे और इसको अंदर क्या करते थे, पकड़ के अपने मुख में रख लेते थे। तो ये स्पर्शक क्या करते थे, शिकार करने में मदद करते थे और तैरने में सहायता प्रदान करते थे। अगला जो इनका प्रमुख लक्षण था, इनमें डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं पाई जाती थी। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस जंतु में दंश कोशिका पाई जाती थी, या किस संघ के जंतु में दंश कोशिका पाई जाती थी। इनमें डंक मारने के लिए दंश कोशिका पाई जाती थी, दंश कोशिका पाई जाती थी। अब ये क्या करते थे, अपने शिकार करने के लिए जब क्या करते थे, किसी जंतु पर डंक का, अपने दंश का प्रयोग कर देते थे, तो वो क्या हो जाता था, वो जंतु मूर्छित हो जाता था। और मूर्छित होने के पश्चात क्या करते थे, उनको पकड़ लेते थे और जिससे पकड़ने में
मजबूती मिल जाती थी, या इनको दूसरी क्या होती थी, दंत कोशिका होने के कारण जो अन्य कोई जंतु था इनको नहीं पकड़ता था, इनके शरीर की सुरक्षा हो जाती थी। अब क्वेश्चन पूछ रहे, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से ऐसे जंतु आते थे। तो जंतु के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले हाइड्रा का नाम आता है, और जो दंत कोशिका पाई जाती थी वो हाइड्रा में ही पाई जाती थी। तो सबसे पहला कौन सा जंतु आया, हाइड्रा आता था। दूसरा मूंगा आता था, मूंगा सभी लोग नाम सुना होगा, मूंगा आता है। मूंगा के बाद जेलीफिश, आपको याद रखना है जेलीफिश का जब कभी भी नाम आ जाए, ये कोई मछली नहीं है, ये मत्स्य वर्ग में नहीं रखा गया है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, यदि वहां पर जेलीफिश का नाम आता है तो जेलीफिश मछली नहीं है, इसलिए इसको मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। आगे हम बात करेंगे सी एनीमोन। सी एनीमोन, ये भी कोई मछली नहीं है, ये भी किसका संघ है, संघ सेलेंट्रेटा का सदस्य पाया जाता है। आगे है हम अगला तीसरा हमारा संघ है, अगला संघ पढ़ेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो हमारा तीसरा संघ है वो संघ है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में देखते हैं। तो इनका जो प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे प्लेटी हमने पहले ही समझ लिया, यहाँ पर प्लेटी लिखा हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटी मतलब प्लेट के नाम आकार का चपटा होगा या फीते के आकार पे चपटा होगा। तो पहला लक्षण है इस संघ के जंतुओं का शरीर फीते की तरह चपटा होता है। जंतुओं का शरीर क्या होता भैया, जंतुओं का शरीर फीते नुमा चपटा पाया जाता है। दूसरा इसका प्रमुख लक्षण है इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। दूसरा प्रमुख लक्षण है देह गुहा नहीं पाई जाती है। अगला इनका तीसरा प्रमुख लक्षण है जो अधिकांशतः जंतु परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं कि अधिकांशतः जंतु परजीवी होते हैं। कहने कितना पैरासाइट्स होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। और इनमें क्या होता है, जंतु उभयलिंगी होता है। इनका अगला प्रमुख लक्षण है जंतु कैसा होगा, जंतु उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है, लिंगी होता है। कहने का तात्पर्य है नर और मादा एक में पाए जाते हैं। उभयलिंगी का तात्पर्य क्या है, नर व मादा दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे कौन कौन से ऐसे जंतु आए हैं जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखे गए हैं। तो पहला जंतु है प्लेनेरिया। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा गया है। लीवर फ्लूक या जिसे हम फैसियोला के नाम से जानते हैं, फैसियोला के नाम से जानते हैं। यह एक पैरासाइट्स है जो सुअर में पाया जाता है। फीताक्रमी आदि सभी जंतुओं को संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अगला संघ है संघ एस्केहेल्मिन्थेस। जो हमारा अगला संघ आएगा, चौथे नंबर का जो संघ है वह संघ है संघ एस्केहेल्मिन्थेस। संघ एस्केहेल्मिन्थेस ये संघ क्या है, इस संघ के जंतुओं का शरीर क्या था भैया, उसमें हमने देखा था गोल था। तो इस एस्केहेल्मिन्थेस को ही हम निमेटोडा भी कहते हैं। निमेटोडा, जब क्वेश्चन आ जाता है निमेटोडा किस संघ को कहा जाता है, तो एस्केहेल्मिन्थेस को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गोलक्रमी। जिसका अर्थ क्या है, गोलक्रमी। कहने का तात्पर्य इस संघ के जंतु कैसे होंगे, गोल होंगे, बेलनाकार होंगे। तो इस संघ के जंतुओं का शरीर लंबा होता है, लंबा बेलनाकार पाया जाता है। दूसरा है इस संघ के जंतुओं के दोनों सिरे नुकीले होते हैं।
सिरे नुकीले होते हैं। कहने का तात्पर्य दोनों सिरे पर पतले सिरे पाए जाते हैं। जंतु एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। जंतु एक लिंगी भी होता है। अगला जो लक्षण है, जंतु एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। कुछ में एक लिंगी भी पाए जाते हैं, कुछ उभयलिंगी भी पाए जाते हैं। ये सभी जंतु क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अगला क्या है? सभी जंतु परजीवी होते हैं। सभी जंतु पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे जंतु शामिल हैं जो इनमें पाए जाते हैं। नंबर 1 स्कैरिस। स्कैरिस सभी लोगों ने देखा होगा, जो छोटे कीड़े पाए जाते हैं, स्कैरिस है। फाइलेरिया क्रम है, फाइलेरिया क्रम, या जिसे बुच्चेचेरिया कहते हैं, बुच्चेचेरिया कहा जाता है, ये भी इसी में पाया जाता है। अगला है सूत्रक्रम, सूत्रक्रमी। अगला जो संघ है, हम अगला संघ पढ़ेंगे, 5 नंबर का संघ है संघ एनेलिडा। संघ जो अगला संघ पढ़ेंगे वो संघ है एनेलिडा। एनेलिडा के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम विधिवत आपको अगला संघ अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।